सभी को नमस्कार और दीपावली व आने वाली छठ पूजा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि मेरे या आपके या किसी के भी शुभ कामना कह देने मात्र से चीजें शुभ हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए हमें और आपको कर्म करना पड़ता है और ये चिंतन करना पड़ता है कि जब निर्णय का वक्त आए तो हम सही निर्णय लें। ये जीवन और ये राष्ट्र और कोई भी राष्ट्र निर्णयों का पुलिंदा होता है। यदि हमने सही समय पे सही निर्णय लिए तो राष्ट्र, परिवार, हमारा स्वयं का व्यक्तिगत जीवन सही दिशा में चलता है। और यदि हम निर्णय लेने में चूक गए तो निश्चित रूप से आने वाला समय कठिन हो जाता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में चूंकि छठ पूजा सबसे अच्छे तरीके से वहां पे मनाई जाती है, वही उसकी उद्गम स्थली है छठ पूजा की। तो आने वाला जो समय है, अगला 1-1.5 महीने का समय, इसमें बिहार को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना है और वो है उसका एक राजनीतिक निर्णय कि अगले 5 साल की कमान आप किसको देने वाले हैं। आपने एक समय लालू जी का जंगल राज भी देखा, आपने नीतीश जी का भी राज देखा। अभी इस समय एक तीसरा विकल्प भी आपके सामने आया है, वो है प्रशांत किशोर का। तो इसके ऊपर थोड़ा चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। तो आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो का मैंने जो शीर्षक रखा है वो यही रखा है, डिकोडिंग प्रशांत किशोर। कि हम प्रशांत किशोर को डिकोड कर सके, यानी कि उनको हम समझ सके कि एक्चुअली वो क्या हैं और क्या करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई चुनाव लड़ने आता है वो बातें तो सब मीठी मीठी करते हैं, सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ये सारे सब भ्रष्ट हैं जितने पुराने वाले हैं, हम जो आए हैं हम ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो हमें ये समझना है कि ये वास्तव में ये जो बातें कर रहे हैं ये वैसा ही कुछ करने वाले हैं या फिर ये कुछ और ही है ना। एक मैंने शीर्षक यहां पे रखा है, एक प्रश्न एक यहां पे रखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये दूसरे केजरीवाल हैं। क्योंकि केजरीवाल भी जब आए थे, मैंने केजरीवाल के साथ बहुत काम किया, इसलिए मैं अच्छे से समझता हूं कि केजरीवाल भी और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे युवा उनके झांसे में आ गए थे। हम सभी को यह लगा था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म करने वाली एक नए युग की पार्टी खड़ी होने वाली है और हम सभी को इनके साथ लग जाना चाहिए। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे युवा उनके साथ लगे और हमने उनको खड़ा करने में बहुत योगदान दिया। ठीक, अपनी तरफ से जो मेहनत हो सकती थी वो सब कुछ किया। लेकिन बाद में पता चला कि वो आदमी तो सेना के ऊपर भी प्रश्न उठाता है, वो आदमी तो देश की संस्कृति के ऊपर प्रश्न उठा देता है, वो आदमी जिस कांग्रेस को गाली दे दे के खड़ा हुआ था उसी से बाद में ये स्थिति आ गई कि उन्हीं से गठबंधन को ये लालायित थे और उनसे आज आप देख ही रहे इंडी गठबंधन में घुसे। कभी मन करता है तो बाहर निकल जाते हैं, कभी मन करता है तो अंदर चले जाते हैं। तो ये इनका चलता रहा और भ्रष्टाचार में महान लिप्त तरीके से ये पाए गए। तो इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं, ये प्रशांत किशोर यानी पीके उसी एके की रास्ते पे चलने वाले उनके भी बड़े भाई तो नहीं है। तो इसलिए आज इनको ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो कुछ बहुत ही मूलभूत आधारों पे आज का ये वीडियो मैं आगे लेके चलने वाला हूं कि हम अतीत के आधार पे, देखिए कोई भी आप आगे भविष्य का निर्णय लेते हैं तो उसके लिए आप कैसे ले सकते हैं, उसको भविष्य के निर्णय को लेने के लिए अतीत के कुछ आंकड़ों, अतीत के कुछ तथ्यों, अतीत की कुछ घटनाओं को, अतीत के कुछ व्यक्तित्वों को आप पहले एनालाइज करते हैं और फिर मैच करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके कुछ गुण धर्म इसमें भी मिल रहे हैं। यदि उसके गुण धर्म इसमें मिल रहे हैं, यानी एके के गुण धर्म अगर पीके में मिल रहे हैं, तो फिर हम ये मान लेंगे कि पीके भी आने वाले समय का केजरीवाल होगा। ठीक, आज क्या है कि केजरीवाल फ्लॉप हो चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बाह्य शक्तियां ऐसी हैं कि एके के फ्लॉप होने के बाद पीके को खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। तो हमें और आपको, खासतौर पे जो यूपी और बिहार के राजनीतिक चिंतक हैं, उनको यह सोचना होगा कि ये किस रास्ते पे आगे की ये गाड़ी बढ़ने वाली है, इसलिए इसको चिंतन करना आवश्यक है। तो आज मैं इसी चीज को आगे लेके चलता हूं। सबसे पहला बिंदु जो मैंने इस स्लाइड में आगे मैंने रखा है वो ये है कि पहले हम ये सोचें कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी ना किसी विचारधारा पे, है ना, कोई ऐसे ही नहीं खड़ा हो जाता है, किसी ना किसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ती है। मूल रूप से अगर आप देखें तो जितनी भी, भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं, विश्व में कहीं भी कोई भी राजनीतिक पार्टी बनती है तो ये 3 आधार मैंने, मतलब मेनली 2 आप देखेंगे कि आमतौर पे चर्चा होती है। मैंने एक तीसरा ऑप्शन और रखा है कि 3 तरीके की राजनीतिक पार्टियां देखी जाती हैं। पहली है राइट विंग, या जिनको हम लोग हिंदी में दक्षिणपंथी कहते हैं। दूसरी है लेफ्ट विंग, या फिर जिन्हें वामपंथी कहा जाता है। और तीसरा नाम मैंने रखा है रेस्ट विंग। इनके भी अलावा कुछ लोग होते हैं
जो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनकी राजनीतिक मंशा अलग होती है, उनकी राजनीतिक सोच अलग होती है, उसको मैंने सबको उठा के रेस्ट विंग में रखा है, या इसको हमने नाम दिया हिंदी में अन्यपंथी। एक एक करके पहले जरा इनको समझते हैं, ठीक है। तो पहली चीज आई आपकी राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी, जरा उनकी पहचान की जाए। दक्षिणपंथी जिन्हें कहा जाता है वो हैं जो कि राष्ट्रवाद के, जिस भी राष्ट्र के हैं उस राष्ट्र के वाद को, उस राष्ट्र के विषयों को, राष्ट्रवाद के विषयों पर वो प्रखरता से बात करते आपको दिखाई देंगे। अपने राष्ट्र के लिए वो बात करते मजबूती से दिखाई देंगे, ठीक। दूसरी चीज, उस देश की जो मूल संस्कृति होगी, उस देश की मूल संस्कृति के संवर्धन हेतु बेझिझक आपको लड़ते दिखाई देंगे। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में अगर आप इस राइट विंग को देखें तो आपको मिलेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिखाई देता है, या फिर अगर भारत में राजनीतिक दल के उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एक समय कभी हिंदू महासभा हुआ करती थी, फिर जनसंघ आ गया, फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी। आज अगर आप देखें तो भारत की जो मूल संस्कृति है यानी कि सनातन संस्कृति, उसके ऊपर मुखरता से बोलते हुए दिखाई देंगे, है ना। वो कहीं लाग लपेट करते नहीं दिखाई देंगे, वो आपको झूठे में टीका लगाते नहीं दिखाई देंगे, वो आपको भगवान श्री राम के समक्ष अगर प्रणाम करते दिखाई दे रहे हैं तो प्रणाम हृदय से किया जा रहा है, दिखावा नहीं किया जा रहा है, ठीक। तो ऐसी बातों को लेकर के राष्ट्र के जो मूल विषय हैं, राष्ट्र के जो मूल सिद्धांत हैं, उनके ऊपर बात करते, मतलब आज की बात नहीं है। वो अगर धारा 370 को हटाने की बात हो रही है, धारा 370 की श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से बात की जा रही थी, ये पार्टी अस्तित्व में थी नहीं थी, पार्टी के लोग जीत रहे थे हार रहे थे, इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर राम मंदिर बनना था तो बनना था, तो उसके ऊपर अगर चर्चा की जा रही थी तो पार्टी सरकार में थी अथवा नहीं थी, तब से चर्चा चल रही थी। और पार्टी जब शक्ति में आई तो पार्टी ने धारा 370 भी हटा दिया, पार्टी ने जो है राम मंदिर के लिए भी लड़ाई लड़ी, और आज आपके समक्ष राम मंदिर भी दिखाई दे रहा है। ज्ञानवापी के ऊपर भी चर्चा चल रही है, और भी विषय जो राष्ट्र से जुड़े हुए कि हमारे राष्ट्र के ऊपर आक्रांताओं ने जो आक्रमण किया, उन आक्रमणों को आज हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा उन्होंने जो कुछ भी हमारा नुकसान किया था हम उसको वापस रिक्लेम करें। अगर इलाहाबाद का नाम वापस प्रयागराज करना था, दिखने में बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये राष्ट्र की मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जो तीर्थराज प्रयाग कहलाता था, उस तीर्थराज प्रयाग का नाम क्यों उस समय अकबर ने बदल के जो है अल्लाहाबाद किया और बाद में इलाहाबाद वो कहलाया, हम उसे फिर से प्रयागराज कहें, इसको रिक्लेम करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए ऐसी पार्टियों को हम दक्षिणपंथी या हम कह सकते हैं कि राइट विंग की पार्टी है, ठीक। वामपंथी या लेफ्ट विंग कौन सी है? लेफ्ट विंग वो पार्टियां हैं जो कि राष्ट्रवाद को लोकतंत्र के लिए जहर मानती हैं, क्योंकि एक समय जब ये कार्ल मार्क्स और ये सब मतलब 200 सालों से इनका बौद्धिक कार्य चल रहा है, और 200 सालों से इनका बौद्धिक कार्य चल क्या रहा है पूरे विश्व में इनका बौद्धिक कार्य यही चल रहा है कि किसी भी प्रकार से पूरे विश्व में कम्युनिस्ट राज आ जाए, है ना। अब वो कम्युनिस्ट राज लाने के लिए पहली जरूरत है कि जिस भी राष्ट्र में ये लोग काम कर रहे हैं, उस राष्ट्र के जो रहने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो पहले अपने राष्ट्र की मूल संस्कृति को छोड़े। जब तक वो अपने राष्ट्र की मूल संस्कृति से जुड़े रहेंगे, उनको तोड़ना बहुत कठिन होगा, और इसलिए वो हमेशा देश की मूल संस्कृति के ऊपर आक्रमण करते हैं। आप देखिए जेएनयू के प्रोफेसर्स को, वो वहां पे मतलब आप बात करेंगे दुर्गा पूजा की और वो महिषासुर का महिमा मंडन करना चालू कर देंगे। आप बात करेंगे प्रभु श्री राम की, वो रावण का महिमा मंडन करना चालू कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि वो आपकी संस्कृति के ऊपर हमेशा आक्रमण करते हुए दिखाई देंगे, ठीक। तो ये राष्ट्रवाद को लेकर, राष्ट्रवाद को तो वो जहर मानते हैं, देश की मूल संस्कृति के ऊपर हमेशा आक्रमण करेंगे। वो नए तरीके की बाइनरीज खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि समाज में बाइनरीज बनाई जाए, आपस में लड़वाया जाए, और लड़वाने के लिए कभी गरीब और अमीर, है ना, उसकी बात करते हैं, पूंजीपति और फिर इसके बाद बुर्जुआ, वो वगैरह वगैरह उनके सब टर्म्स हैं, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। पीड़ित और शोषक, ये बाइनरी एक नई क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की कि कोई जो है वो पीड़ित हो रहा है, कोई उसका शोषण कर रहा है। इस तरीके की बाइनरीज खड़ा करके समाज में विद्वेष की भावना को पैदा करने का काम अगर कोई करता है तो लेफ्ट विंग के लोग करते हैं, जिन्हें हम वामपंथी कहते हैं, राइट। अगर आप भारत में इनके उदाहरण देखें तो बहुत सारे कम्युनिस्ट प्रोफेसर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको इतिहासकार मिल जाएंगे। इतिहासकार कहना इनको गलत है, मैं तो इनको बकवासकार कहता हूं। चाहे रामचंद्र गुहा है, चाहे आपके विपिन चंद्र है, चाहे आपकी रोमिला थापर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के इतिहास का विकृतीकरण किया,
भारत के इतिहास को गलत तरीके से हमारे और आपके समक्ष रखा, प्रस्तुत किया। भाई कहने की बात सीधी सी है, भारत के इतिहास को इन्होंने गुलामी का इतिहास बना के रख दिया। ये संघर्ष का इतिहास दिखना चाहिए था। ऐसा नहीं दिखना चाहिए था कि मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, बल्कि ऐसा दिखना चाहिए था कि हमने मुगलों से लगातार युद्ध किया, संघर्ष किया, कभी उनकी गुलामी बर्दाश्त नहीं की। अगर हमने उनकी गुलामी बर्दाश्त कर ली होती तो भारत आज इस्लामिक राष्ट्र होता। भारत आज भी 80% सनातनी राष्ट्र है। तो इसलिए हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया, इसलिए इनको इतिहासकार कहना गलत है। मैं इन्हें बकवासकार कहता हूं। इसके बाद कुछ पत्रकार भी हैं, रवीश कुमार टाइप के हैं। इनको रवीश कुमार नहीं, मैं रवीश कुमार कहता हूं, क्योंकि ये कूड़ा है, ये कूड़ा पत्रकार। इसके बाद कुछ फिल्मकार, आपके बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्मकार पिछले 70 सालों में उन्होंने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई कि आपके देश की संस्कृति के ऊपर वो लगातार आक्रमण करते रहे, वो लगातार विभिन्न प्रकारों से आक्रमण करते रहे। इस वीडियो में उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। और अगर उसके राजनीतिक उदाहरण देखे जाए तो बहुत सारी लेफ्ट पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, बहुत सारी। फिर इसके बाद टीएमसी, क्योंकि जब बंगाल से वामपंथी खत्म हुए तो उनको रिप्लेस करने का काम किसने किया? टीएमसी ने किया। और टीएमसी में सारे जितने कम्युनिस्ट थे वो घुस गए। कांग्रेस भी एक वामपंथी पार्टी में, इसलिए इसमें मैंने नाम रखा है क्योंकि कांग्रेस के पास अपना कोई थिंक टैंक है ही नहीं। कांग्रेस ने हमेशा क्या काम किया कि इस देश की संस्कृति के खिलाफ इन वामपंथियों से ही थिंक टैंक उधार लेके काम करती रही, क्योंकि इनके पास अपना कोई थिंक टैंक नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि वामपंथियों के ही थिंक टैंक के ऊपर डिपेंडेंट होके उनके द्वारा ही नीतियां बनवा के देश की नीति को चलाते रहे, है ना। आपको मालूम है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री 3, 4, 5 कौन हुए और उन्हें किस तरीके से देश की अगर देश में इतिहास का विकृतीकरण हो रहा था तो तुम लोग कर क्या रहे थे? सबसे ज्यादा राज तुमने किया, कांग्रेस ने। और फिर अगर तुम्हारे सामने देश के इतिहास का विकृतीकरण हो रहा था तुम क्या करते रहे? तो इसलिए कांग्रेस को मैं वामपंथी पार्टी मानता हूं। इसके बाद आम आदमी पार्टी में तो उनके साथ काम किया है, तो मैं जानता हूं कि ये सब एक नंबर के वामपंथी, घोर वामपंथी विचारधारा की बात की जाए तो विचारधारा में ये वामपंथी है। तीसरी विंग जिसका नाम मैंने रखा है वो है रेस्ट विंग। थोड़ा हम लोग स्पीड में चलते हैं ताकि ये हम सीधे जल्दी से जल्दी पीके के ऊपर आ सके। वामपंथी की अब रेस्ट विंग की बात की जाए तो रेस्ट विंग में मैंने उनको रखा है जिनका ना तो राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है, ना उन्हें मार्क्सवाद यानी कम्युनिज्म से कोई लेना देना है। उनका एक ही लक्ष्य है, किसी भी प्रकार से भैया सत्ता में आ जाओ, और उसके लिए कोई ना कोई तुष्टीकरण का हथियार वो अपनाते हैं। अब उनका बेसिक तरीका क्या होता है? उनका बेसिक तरीका होता है कि वो एक कोर वोट बैंक बनाते हैं। वो एक जाति को लेके हो सकता है, एक पर्टिकुलर समुदाय को लेके हो सकता है कि वो अपना एक कोर वोट बैंक बना लेते हैं, और इसके बाद कुछ अन्य जातियों को, कुछ अन्य वर्गों को रिझाने की कोशिश करते हैं। एक परिवार के पास इस पूरी पार्टी की, इस पूरी संस्था की जो है चाबी होती है। अब अगर भारत में आप संस्थागत उदाहरण देखें तो इनको अगर कोई सपोर्ट करता है तो वही वर्ग होता है जो इनका वोट बैंक कहलाता है ना। जैसे अगर आप राजनीतिक उदाहरण से समझे तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी एक नेता हुए, तो उन्होंने सपा का गठन किया। इनको समाजवादी कहना गलत है क्योंकि ये समाज के हित में नहीं बल्कि एक परिवार के हित में बनने वाली पार्टी। तो ये सपा जो थी, अगर इसकी बात की जाए तो आप देखिए इनका वोट बैंक क्या है? एम वाई समीकरण। आजकल ये पीडीए चिल्लाते हैं, लेकिन वास्तव में इनका कोर वोट बैंक वही है, एम वाई। और उसी एम वाई के आधार पे खड़े होते हैं और इसके बाद कुछ अन्य वर्गों को, कुछ अन्य समुदायों को खींचने की कोशिश करते हैं। उसी का परिणाम है जो अभी ये पीडीए चिल्ला रहे हैं कि अपना एम वाई तो है ही, थोड़ा और कुछ लोगों को रिझाया जाए। तो इसलिए ये सपा ये हो गई, ये इसी रेस्ट विंग में मैं इनको रखता हूं। लालू की पार्टी आरजेडी भी आप वहां देखें तो वो भी उनका भी वही है, एम वाई समीकरण उनका भी चलता है, और इसके अलावा कुछ अन्य वर्गों को ये रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी केवल एम, तो ओवैसी की पार्टी केवल एम पे चलती है। टीएमसी भी देखें तो मुख्यतः एम, और इसके अलावा कुछ और थोड़ी सी पार्टियां। कांग्रेस और केजरीवाल, इनको भी मैंने इस रेस्ट विंग में रखा है कि विचारधारा के आधार पे अगर देखा जाए तो ये कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, लेकिन ये भी उसी आधार पे चलती हैं कि वो एक वोट बैंक को इस समय अगर देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों से राहुल गांधी का जो प्रयास है वो मुस्लिम तुष्टीकरण में बहुत तेजी से लगे हुए हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश का जो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो मुसलमान हमसे जुड़ जाए। तो कांग्रेस पुनः वही काम कर रही है। और केजरीवाल भी अगर दिल्ली में सरकार बना पाए तो दिल्ली में सरकार वो दो चीजों के ऊपर उन्होंने 2 वोट बैंक बनाए थे। एक मुस्लिम वोट बैंक बनाया था और दूसरा उन्हें झुग्गी झोपड़ियों का वोट बैंक, यानी कि जो वहां की गरीब बस्तियां थी उसको भी वोट बैंक के रूप में अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश की थी। ठीक है, 10 साल लग गया जनता को इस बात को समझने में कि ये भाई हमारे हितकारी व्यक्ति नहीं है, इसको हमें जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, और जनता ने इसको त्याग दिया और दिल्ली की जनता ने उसको वहां से दिल्ली से मार के भगा दिया। ठीक,
ये तो बात हो गई कि ये किस किस प्रकार की ये पार्टियां हो सकती हैं। अब ये इन 3 कैटेगरी में, अभी मैंने पीके का कहीं नाम नहीं रखा है, अब हमें ये समझना है कि पीके को इसमें कहां पे सेट किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तुष्टीकरण के उदाहरण आपने ये देखे होंगे कि 2014, 15, 16 तक मैक्सिमम आपने इन लोगों को ऐसी जालीदार टोपियों में, ये सारे नेताओं को आपने देखा होगा कि पहुंच जाते थे, बस नमाज पढ़नी ना आती हो, बाकी चीजें ना आती हो, लेकिन जालीदार टोपी लगा के और वहां पे बैठने की इन लोगों की ऐसी फितरत आप लोगों ने देखी होगी। 2014, 15, 16 अगर देखें, उसके बाद धीरे धीरे देश में राष्ट्रवाद मजबूत होता चला गया, देश में सनातनी जागरण का काम चालू हो गया। तो उसके बाद इन लोगों को समझ में आ गया कि अब अगर हमने ऐसी जालीदार टोपी लगाई तो हमसे सनातनी वोट बैंक जो है वो नाराज हो जाएगा, सनातनी व्यक्ति नाराज हो जाएगा, हमें सनातनी वोट नहीं मिलेगा। और इसके बाद से, अच्छा इनकी बात की जाए अगर अखिलेश यादव की, मैं चूंकि यूपी का हूं, तो अखिलेश यादव की स्थिति यह है आजकल तो लाल टोपी अपनी लगा के घूमते हैं कि कोई ऐसा ना हो जाए कि कहीं किसी स्टेज में पहुंचे, किसी कार्यक्रम में पहुंचे और कोई जालीदार टोपी लेके आए और मुझे उसको मना करना पड़े, और या कहीं वो अगर लगा दिया तो वो सनातनी वोट हमसे नाराज हो जाएगा, और अगर और नहीं लगाऊंगा, उनको मना करूंगा तो हमसे मुस्लिम वोट जो है नाराज हो जाएगा। तो आजकल वो एकदम लगता है कि फेविकोल लगा के, लाल टोपी लगा के ही चलते। मुझे लगता है रात में सोते समय भी वो लगा के ही सोते होंगे, कहीं सपने में कोई आके हमें जो है जालीदार टोपी ना लगा दे। तो ये तुष्टीकरण के उदाहरण आपने अभी तक देखे होंगे, लेकिन अब ऐसे उदाहरण बहुत मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मैं पीके और एके का एक तुलनात्मक अध्ययन आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। केजरीवाल ने अपने आरंभिक वर्षों में, याद करिए मैंने तो उनके साथ काम किया है, मुझे तो एक एक घटना, एक एक चीजें याद है, मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर केजरीवाल को याद किया जाए तो आरंभिक समयों में वो भी अगर देखा जाए तो केवल ढांचागत विकास की बात करते थे कि दिल्ली में हम सड़कें सुधार देंगे, दिल्ली में हम जो आएंगे तो स्कूल सुधारेंगे, अस्पताल सुधारेंगे, केवल यही बात करते थे। वो खुद को सबसे ईमानदार आदमी बताते थे। यही काम आजकल पीके भी कर रहे हैं कि मैं सबसे ईमानदार, है ना। अपना जो है वो बता रहे हैं कि 241 करोड़ कितना उन्होंने कमाया और फिर उसमें से कितना उन्होंने जो है जो टैक्स में दिया और कितना फिर उन्होंने जो है अपनी पार्टी को डोनेट कर दिया। वो सब एक नंबर में सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सबसे ईमानदार। और बाकी जितनी पार्टियां हैं, ABCD XYZ, जो भी जितनी भी पार्टियां हैं, सारे नेता और सारी पार्टियां सब भ्रष्ट है, केवल वही एकमात्र ईमानदार है। और यही काम केजरीवाल भी किया करते थे। कभी नितिन गडकरी के खिलाफ जो है वो कच्चा चिट्ठा लेके आके आ जाते थे कि देखो नितिन गडकरी भ्रष्ट आदमी है, कभी वो रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्ट आदमी है, कभी शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं, कभी ये भ्रष्ट, कभी वो भ्रष्ट। केवल वो सबके जो है बताते थे कि मेरे पास 2 बोरा वो रखा हुआ है, 2 बक्सा रखा हुआ है जिसमें मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत है। सत्ता में आ गए, उसके बाद कांग्रेस से गठबंधन को ये लालायित हो गए। तो समझने की बात है, जो आदमी आज दूसरे को भ्रष्ट बता रहा है, कल उसी के साथ सत्ता में आने को लालायित रहेगा। ये उदाहरण अतीत से समझना बहुत जरूरी है। केजरीवाल भी सांस्कृतिक विषयों पर हमेशा बात करने से बचते थे, कभी नहीं बात करते थे। बल्कि मैंने अभी उदाहरण दिया कि मनीष सिसोदिया ये कहा करते थे कि वहां राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां पे विश्वविद्यालय बना दो। जो इनके शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, कहते वहां पे राम मंदिर बना दो। अरे भैया, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली की सरकार चला रहे थे, तो तुम दिल्ली की बात करते। दिल्ली की यमुना तो तुम कभी साफ कर ना पाए, दिल्ली में जो प्रदूषण था उसको तो कम कर नहीं पाए दिल्ली को, बल्कि तुम क्या करने लगे, तुम दिल्ली को जो है शराब नगरी बनाने में लग गए। तो ऐसे में तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास किया जाए। ठीक है, 10 साल जनता ने झेला तुम्हें और 10 साल बाद तुम्हें निकाल के बाहर कर दिया। लेकिन इसके साथ ही साथ, ठीक है, जो सनातनी विषय थे उसके ऊपर तो इनका मतलब ये कहना था कि मंदिर ना बनाओ, वहां पे तुम यूनिवर्सिटी बना दो। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के अभी आपको मैंने उदाहरण दिखाए कि वहां पे जालीदार टोपी लगा के, ऐसा जैसे कितने बड़े नमाजी हैं, है ना, जालीदार टोपी लगा के भैया ऐसे सर झुका के नमाज पढ़ते थे ये लोग। तो कहने का मतलब ये एक नंबर का मक्कार इंसान था केजरीवाल, जिसको जनता समझने में 10-12 साल लगा दिए और तब जाके जनता ने, दिल्ली की जनता ने इसको मार के भगाया वहां से। अगर आप इसकी बात की जाए, अच्छा ये फोटो बड़ी मजेदार फोटो है। इस फोटो में देखिए लिखा क्या है, कि मैंने फेसबुक पे भी डाली थी कि सबके बीच में जो नीली शर्ट में वाला फंसकर खड़ा व्यक्ति है, यानी ये जो आपको शायद हो सकता है बहुत अच्छा ना दिख रहा हो, मैं जब एडिटिंग करूंगा तो ये फोटो लगा दूंगा। तो ये नीली शर्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति, ये वही केजरीवाल है जो 10 साल पहले जितने लोगों के साथ खड़ा, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, सब एक लाइन से खड़े हैं और उन सबको ये जेल भेजने की बात किया करता था। यही सच्चाई है। अगर बात की जाए
केजरीवाल ने तो चलिए अन्ना आंदोलन के वक्त की बात हो तब कहा था, इन सबको भ्रष्ट बताया था और इसके बाद अब उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर मैं प्रशांत किशोर की बात करूं तो इनकी तो स्थिति यह है कि अभी जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसके पहले ही देश के सारी पार्टियों में ये काम कर चुके हैं। किस लिए? एक कंसल्टेंट कहते हैं, दलाल कह लीजिए, आप जो कह लीजिए, हाँ, उसमें ये काम करते रहे पैसा लेके। जिसने पैसा दिया हर पार्टी के लिए इन्होंने काम किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे साउथ की पार्टियां हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वे नीतीश कुमार हो, जिसने पैसा दिया उसके लिए ये काम करते रहे। आज भले नीतीश कुमार को सबसे गलत आदमी बता रहे हो, लेकिन एक समय ये भी नीतीश कुमार के सलाहकार हुआ करते थे। मतलब जब आप सलाह देते रहे तब तक नीतीश कुमार सही थे। आज चूंकि आपको नेता बनने का, सीएम बनने का शौक चल रहा गया है, तो इसलिए आज आपके लिए नीतीश कुमार गलत व्यक्ति हैं। तो इस आदमी को समझने की जरूरत है। डिकोड करने के लिए इसके अंदर के बातों को समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या है। मेरा अपना जो निष्कर्ष है वो यही है, पीके के भेष में एके का नया जन्म हुआ है और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए नीचे मैंने एक प्रश्न भी लगाया है कि दिल्ली की हार के बाद से, दिल्ली में जब से हारे, केजरीवाल और उनके अधिकतर नेता अंडरग्राउंड हैं। क्यों अंडरग्राउंड हो, कहां चले गए? वो इसीलिए अंडरग्राउंड है, अभी आगे आपको इसमें समझ में आ जाएगा। पीके और एके दोनों कम्युनिस्ट और तुष्टीकरण की मिश्रित राजनीति करते हैं। केजरीवाल भारत विरोधी शक्तियों की कठपुतली रहा, और यह बात अगर आपको साबित करनी है, इस बात को अगर समझना है, तो आप सोचिए जब केजरीवाल दिल्ली जैसे छोटे राज्य के सीएम और जब वो जेल जाते हैं तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन तक की जो सरकार थी उसने भी प्रश्न उठा दिया और वो इनके समर्थन में वहां पे मतलब प्रश्न उठाने लगे थे। मैं एक बात कहता हूं कि उसी समय अगर देखा जाए तो उनसे भी बड़े राज्यों के सीएम के ऊपर कार्यवाही हुई, उसके ऊपर तो आप कभी नहीं बोले हैं। आप शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन वो जेल गए, आप उस समय उसके ऊपर तो कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्यों प्रश्न उठाया? इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनकी कठपुतली थी, उन्हें अपनी कठपुतली यहां पे डूबती दिखाई दे रही थी। तो अब केजरीवाल तो डूब गई है, हो सकता है, तो यानी मेरा निष्कर्ष यह है, एके के डूबने के बाद अब पीके को खड़ा किया जा रहा है, बाह्य शक्तियों के द्वारा कोशिश की जा रही है। ठीक, मेरा मानना है कि अब ये शक्तियां पीके को मोहरा बनाएंगी। एके इसीलिए अंडरग्राउंड है ताकि पीके की आवाज जनता सुने और विश्वास करे। अगर एके दिखाई देते रहेंगे, अगर अरविंद केजरीवाल फिर से ट्वीट पे बहुत दिखाई देंगे, मीडिया में दिखाई देंगे, कुछ भी करते दिखाई देंगे, जनता को वही सब याद आ जाएगा कि ये आदमी भी कभी बड़ी बड़ी बातें किया करता था और इसके बाद दिल्ली को शराब नगरी बनाने की चेष्टा जिस व्यक्ति ने की, इसी ने की। जो व्यक्ति बड़े बड़े वादे किया करता था, एफिडेविट लगाता था कि ना हमें बंगला चाहिए, ना हमें सरकारी सुविधाएं चाहिए, वो आदमी अपने लिए शीश महल बनवा रहा था। जिस समय पूरी दिल्ली कोरोना में परेशान थी, उस समय इसका शीश महल बन रहा था। तो इसलिए इस व्यक्ति, अगर यह चमकता रहेगा अरविंद केजरीवाल, तो पीके के अंदर वही रूप दिखाई देगा। इसीलिए इन बाह्य शक्तियों ने अरविंद केजरीवाल को कहा, बेटा तुम अंडरग्राउंड रहो, हम नया मोहरा जो है वो खड़ा कर रहे हैं। मेरा यही मानना है। मैं आपके समक्ष दिखाना चाहूंगा ये तुष्टीकरण, मतलब कि आज स्थिति यह है कि अरविंद केजरीवाल, आज अखिलेश यादव, आज जितने भी आपको पार्टियों वाले, अभी मैंने फोटो दिखाई थी कि जालीदार टोपी लगाए घूमते थे, अब नहीं दिखाई देते हैं। भैया प्रशांत किशोर आज भी जालीदार टोपी लगा के घूमते दिखाई देते हैं। इसलिए इस आदमी के अंदर भी वही तुष्टीकरण का कीड़ा है, जो तुष्टीकरण का कीड़ा दूसरी पार्टी के नेताओं में 2014 तक था और इसमें अभी भी है। ठीक, पीके की बातों पे के ऊपर भी मैंने उसके बहुत सारे वीडियो देखे, मतलब 100 से ज्यादा वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत कुछ एनालाइज किया इस आदमी को, तब आज डिकोड करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तो इस व्यक्ति के ऊपर मैंने कुछ बातें, कुछ प्रश्न उठाए हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये वर्ल्ड क्लास स्कूल की बात कर रहे हैं केजरीवाल की तरह, है ना, और लेकिन अगर आप देखें एक बार भी ये कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करते हैं।
ये घुसपैठिए की बात नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, कुछ बहुत सुधारा भी उन्होंने, लेकिन उसके बाद दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने में, दिल्ली में घुसपैठियों को बसाने में, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में केजरीवाल और इनकी पार्टी ने अहम भूमिका निभाई। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं कि ये भाई बिहार तो वैसे भी बॉर्डर से लगा हुआ है, तो इसलिए कि अगर इन्होंने भी कहीं वही काम चालू कर दिया और बिहार में जैसे बंगाल में आज ममता बनर्जी बहुत सारे घुसपैठियों को बसाई हुई हैं, वैसे ही कहीं ये भी उसी तरीके के एजेंडा पे तो नहीं लग जाएंगे। इसलिए अतीत से हमें ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। यूपी में आज अगर गुंडा राज खत्म हुआ है, पलायन खत्म हुआ, तब जाके पलायन खत्म हुआ। ये पलायन के ऊपर कहते कि हम पलायन खत्म कर देंगे, बल्कि रिवर्स जो है पलायन शुरू कर देंगे, मतलब कि जो लोग बिहार से बाहर गए उनको वापस लेके आएंगे। अरे कैसे लेके आओगे जब तक वहां से तुम जो है, अगर तुम बात ही नहीं करते हो लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर पे ये इसलिए नहीं बात करते हैं कि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित होगा, जिसके लिए ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, इसलिए कभी ये लॉ एंड ऑर्डर पे बात करते नहीं दिखाई देंगे, घुसपैठिए पे बात नहीं करते दिखाई देंगे, रोहिंग्या पे कभी बात करते दिखाई नहीं देंगे। अच्छा, ये सीडी रेशियो पे बात करते हैं कि डिफॉल्टरों का भाई की सीडी रेशियो हम बढ़ाएंगे। सीडी का मतलब हो जाता है क्रेडिट एंड डेबिट, कि सीडी रेशियो हम बढ़ाएंगे। तो सीडी रेशियो आप कैसे बढ़ाएंगे? जब क्या आप डिफॉल्टरों का लोन माफ करते रहेंगे? जो कांग्रेस करती रही वही काम आप करेंगे? ऐसे तो नहीं काम चलेगा। उसके लिए सबसे पहले बिहार में ऐसा आपको माहौल बनाना पड़ेगा। उस माहौल के ऊपर बात ना करके आप केवल जो है कह रहे हम स्कूल सुधार देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिकाना कर देंगे। रोड मैप क्या है, कैसे करोगे, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं करते। मैं अब कुछ प्रश्न बिहार की जनता को देना चाहता हूं कि जब भी प्रशांत किशोर आपके पास आए या उनके लोग आपके पास आए, तो आप उनसे जरा ये कुछ सवाल जरूर करिए कि वक्फ बोर्ड के ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हैं। वक्फ बोर्ड का बहुत बड़ा कानून जो है इस समय चर्चा का विषय है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? आप उनसे पूछिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर, रोहिंग्याओं के ऊपर आपका क्या विचार है। आप उसके ऊपर बोलना क्यों नहीं जो है सही समझते हैं, आप उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? वीर सावरकर जैसे महान लोगों के ऊपर आपकी कोई क्या राय है, उसके ऊपर कोई आप टिप्पणी नहीं करते हैं। ज्ञानवापी मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इनकी मुंह में उंगली डाल के इनसे बुलवाओ, पूछो कि तुम्हारी इस पे क्या राय है, और वो कहेंगे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, हम तो स्कूल और अस्पताल, हम जो है सड़क, इस पे बात करना चाहते हैं। तुम वो बात करते रहो। ये बात केजरीवाल भी करता था और उसके बाद पता चला कि देश की संस्कृति के खिलाफ काम करता है, देश के अंदर घुसपैठियों को बसाने का काम करता है, दिल्ली जैसे शहर को इसने शराब की नगरी बना दी। तो इसलिए समझने की जरूरत है इसके अंदर की सोच क्या है, उसको उजागर करवाने के लिए जरूरी है उससे ये प्रश्न किए जाएं। ठीक, सीए, एनआरसी, जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है, इन सारी चीजों के ऊपर वो अपनी राय रखे। ऐसा मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं कि आपके क्षेत्र में जब ये लोग आए, इनके प्रत्याशी आए, तो उनसे ये प्रश्न जरूर करिए कि इस पे आपकी राय क्या है। राइट, तो चेतावनी में एक भाई हमको समझने की जरूरत है कि कहीं अगर एक को हटाने में 10 साल का समय लगा, 10 से 12 साल का समय लगा, यदि अगर हम पीके को सही से ना समझ पाए तो पीके भी वही काम करने वाला है जो एके करता रहा, और जनता बड़ी त्रस्त हो जाएगी। जैसे दिल्ली की जनता ने त्रस्त होकर उसको भगाया, तो भैया ठोकर खा के गिरने की क्या जरूरत है? पहले जब एक दिल्ली की जनता ठोकर खा के गिरी, फिर इसको पकड़ के बाहर किया और तब जाके आज वहां पे रास्ता स्मूथ कर पाई है। तो जो ठोकर दिल्ली की जनता ने खाया, क्या जरूरी है कि बिहार की जनता वो ठोकर खाए? कतई ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, इसी को ठोकर मार के बाहर निकालने की जरूरत है। ठीक, तो इसलिए ये जितने भी वादे करता रहा कि हुआ क्या कि इसने कहा जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, तो झुग्गी के जगह मकान तो दे नहीं पाया, बल्कि उसने अपना शीश महल जरूर खड़ा कर लिया। तो हमें और आपको समझने की जरूरत है कि बड़ी मुश्किल से हम एके से पीछा छुड़ा पाए हैं, फिर से पीके हमारे ऊपर लद जाए, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक, ये मोदी जी को खतरनाक बताता है। ये जी न्यूज की मैंने एक बाइट लगाई है कि मोदी जी को खतरनाक बताता है और योगी जी को बताता है क्या, अनबियरेबल, असहनीय है, इनको सहन नहीं किया जा सकता है। तो जो ये बता रहा है, सच्चाई ये है कि बिहार के लिए खुद ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये जीत के आ गया तो ये अरविंद केजरीवाल से बड़ा खतरा बनेगा, ये दूसरी सभी पुरानी पार्टियों से जो है बड़ा खतरा बनेगा, और जो जंगल राज लालू प्रसाद यादव का था उससे भी बड़ा ये खतरा बन जाएगा। इसलिए इस व्यक्ति को समझने की जरूरत है। ये मेरी अपनी एनालिसिस है जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो अपना जाने, मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किए। मैंने सभी से निवेदन, बिहार की जनता से, कि सोच समझ के नवंबर में जो आपको निर्णय लेना है लीजिए, क्योंकि अगले 5 साल का भविष्य
और केवल 5 साल का भविष्य नहीं होता है। इन 5 सालों के बाद बहुत सारे वर्ष, अगर ये 5 साल गलत गए तो बहुत सारे वर्ष अंधकार में रह जाएंगे। इसलिए सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। न पीके न जंगल राज, देश को नीतीश कुमार और मोदी जैसे योग्य नेतृत्व के द्वारा ही संवारा और सुधारा जा सकता है। उसी दिशा में चलिए। जय मां भारती, जय मां भारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।